नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज समय तक और मैं हूं आपके साथ अमन त्रिवेदी। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष डोटासरा के घर ईडी की रेड, सीएम के बेटे वैभव को भी समन। गहलोत बोले ईडी इनकम टैक्स ने आतंक मचा के रखा हुआ है। जी हां दोस्तों, राजस्थान में हुए पेपर लीक के मामले को लेकर परिवर्तन निर्देशालय यानी कि ईडी की टीम ने आज सुबह प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के घर पर छापेमारी की। इसके साथ ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को भी ईडी ने फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट FEMA केस में समन भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया है। दोस्तों, ईडी फिलहाल डोटासरा और उनके रिश्तेदारों से पूछताछ कर रही है। ईडी की टीम डोटासरा के जयपुर के सिविल लाइंस में सरकारी आवास सहित सीकर स्थित निजी आवास पर भी पहुंची। सूत्रों के मुताबिक जयपुर में डोटासरा के सिविल लाइंस आवास पर कार्यवाही पूरी हो गई है। अब जयपुर में 2 और सीकर में 2 जगह पर ईडी की रेड चल रही है। छापों के बाद डोटासरा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा, सत्यमेव जयते। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। केस फॉर क्यूरी केस, एथिक्स कमेटी ने माना महुआ मोइत्रा पर गंभीर आरोप। 31 अक्टूबर को पेशी का है आदेश। जी हां दोस्तों, केस फॉर क्यूरी मामले में फंसी टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। सूत्रों की माने तो संसद की एथिक्स कमेटी ने 31 अक्टूबर को पेश होने के लिए महुआ मोइत्रा को समन भेजा है। सुबह 11 बजे उन्हें कमेटी के समक्ष पेश होना है। दोस्तों, पेश मामले में निशिकांत दुबे ने भी एथिक्स कमेटी के सवालों के जवाब दिया है। इस दौरान उन्होंने भविष्य में भी पूरी तरह सहयोग की बात कही है। उनसे डिग्री के मामले में भी सवाल किए गए, जिसका निशिकांत दुबे ने जवाब दिया। सूत्रों के अनुसार निशिकांत दुबे ने कहा कि मामला कोर्ट में खारिज हो चुका है। अब कुछ लोग रास्ते पर खड़े होकर चिल्ला रहे हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। भारत मिडिल ईस्ट कॉरिडोर इजराइल हमास जंग की वजह हो सकता है, बाइडेन बोले यह मेरा अनुमान। मोदी ने किया था प्रोजेक्ट का ऐलान। जी हां दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि इजराइल हमास के बीच जंग की एक वजह भारत मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर भी हो सकता है। ऑल इंडिया रेडियो के मुताबिक बाइडेन ने यह बात ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ मीटिंग के बाद कही। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ मेरा अनुमान है, इसे साबित करने के लिए मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है। एक ही हफ्ते में यह दूसरी बार है जब बाइडेन ने हमास के हमले के पीछे इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप के इकोनॉमिक कॉरिडोर को एक अहम वजह बताया है। इस कॉरिडोर की घोषणा भारत में G20 समिट के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने की थी। इजराइल ने इस कॉरिडोर को एशिया के लिए काफी अहम बताया था, हालांकि वह इसमें एक्टिव मेंबर के तौर पर शामिल नहीं है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। हवाई बमबारी के बाद गाजा में घुसी इजरायली सेना, आतंकी ठिकानों को बनाया निशाना। बीते 24 घंटे में 700 लोगों की गई जान। जी हां दोस्तों, इजरायली सैनिकों और टैंकों ने बृहस्पतिवार को उत्तरी गाजा में थोड़ी देर के लिए जमीनी हमला किया, यानी कि इजरायली सेना गाजा में घुसकर हमला कर रही है। सेना ने बताया कि 2 सप्ताह से अधिक समय के विनाशकारी हवाई हमलों के बाद यह एक व्यापक संभावित जमीनी आक्रमण के मद्देनजर युद्ध क्षेत्र तैयार करने के लिए कई आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया है। यह हमला ऐसे वक्त में किया गया जब संयुक्त राष्ट्र ने आगाह किया है कि गाजा पट्टी में ईंधन खत्म होने के कगार पर है, जिससे उस क्षेत्र में राहत प्रयास को रोकने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। वहीं दोस्तों, इजराइल फिलिस्तीन के बीच दशकों से चले आ रहे संघर्ष में गाजा में अभी हो रहा खून खराबा अभूतपूर्व है। अगर इजराइल हमास के खात्मे के उद्देश्य से जमीनी आक्रमण शुरू करता है तो गाजा में मृतकों की संख्या बढ़ सकती है। फिलहाल के आंकड़े के अनुसार अब तक 704 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। इजराइल पर हमले के लिए 2 साल प्लानिंग हुई। हमास ने सिर्फ लैंडलाइन फोन इस्तेमाल किए, मोसाद इनके कॉल इंटरसेप्ट नहीं कर पाई। जी हां दोस्तों, गाजा पट्टी से इजराइल पर 7 अक्टूबर को रॉकेट हमले हुए। इसके बाद सैकड़ों हमास मेंबर्स इजराइल में घुसे और इसका नतीजा यह हुआ कि करीब 1500 इजरायली मारे गए। 224 लोगों को बंधक बना लिया गया, जो अब तक हमास की कैद में है। हमलों के बाद इजराइल की बेहद ताकतवर खुफिया एजेंसी मोसाद पर दुनिया तंज कस रही है। तो प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू भी 7 अक्टूबर की नाकामी कबूल करते हैं। सवाल यह है कि हमास ने इतना बड़ा हमला कैसे किया और मोसाद को इसकी भनक क्यों नहीं लगी। अब दोस्तों, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स बता रही है कि हमास काफी लंबे वक्त से हमले की प्लानिंग कर रहा था। उसने मोबाइल फोन की जगह लैंडलाइन फोन इस्तेमाल किया ताकि मोसाद उनकी बातचीत न पकड़ सके। न्यूयॉर्क पोस्ट और कुछ दूसरे मीडिया हाउसेज ने हमास की प्लानिंग और फिर हमलों के बारे में जानकारी जुटाई है। इनकी रिपोर्ट की माने तो हमास ने 7 अक्टूबर का हमला करने से पहले 2 साल प्लानिंग में गुजारे। वैसे तो गाजा से छोटे मोटे रॉकेट फायर या पत्थरबाजी अक्सर होती रहती है, लेकिन 7 अक्टूबर के हमले जिस स्तर पर किए गए उससे इजराइल और दुनिया भौचक्की रह गई। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। एक्स पर ऑडियो और वीडियो कॉल फीचर रोल आउट। अभी यह केवल iOS पर उपलब्ध, जल्द ही एंड्रॉइड यूजर्स भी कर पाएंगे कॉल। जी हां दोस्तों, एलन मस्क ने अपने सोशल मीडिया ऐप एक्स पर ऑडियो वीडियो कॉल फीचर रोल आउट कर दिया है। यह फीचर अभी केवल iOS पर उपलब्ध है और जल्द ही एंड्रॉइड पर भी मिलेगा। प्रीमियम सब्सक्राइबर्स ऑडियो वीडियो कॉल कर पाएंगे, वहीं अन्य यूजर्स केवल कॉल रिसीव कर पाएंगे। मस्क ने एक्स पोस्ट के जरिए बताया कि ऑडियो वीडियो कॉलिंग का यह शुरुआती वर्जन है। एक्स पर फीचर अनेबल करने के लिए सेटिंग्स पर जाना होगा। अब प्राइवेसी और सेफ्टी पर टैप करना होगा। इसमें डायरेक्ट मैसेज का ऑप्शन मिलेगा। डायरेक्ट मैसेज में ऑडियो और वीडियो कॉलिंग को अनेबल कर सकते हैं आप। फीचर अनेबल होने के बाद आप चूज कर सकते हैं कि कौन आपको कॉल कर पाएगा। वेरीफाइड यूजर्स, आप जिन्हें फॉलो करते हैं या एड्रेस बुक में मौजूद हैं, वे लोग आपको कॉल कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। हार्दिक पांड्या के लिगामेंट में आई चोट, इंग्लैंड, श्रीलंका और साउथ अफ्रीका के खिलाफ नहीं खेल सकेंगे। बांग्लादेश से मैच में टकना मुड़ गया था। जी हां दोस्तों, ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या लिगामेंट
लिगामेंट में चोट लगने की वजह से वनडे वर्ल्ड कप में इंग्लैंड के खिलाफ प्लेइंग 11 से बाहर हो सकते हैं। यह मैच रविवार 29 अक्टूबर को लखनऊ में खेला जाएगा। वे इस मैच के लिए टीम इंडिया के साथ लखनऊ नहीं गए हैं। वे अभी नेशनल क्रिकेट अकेडमी NCA बेंगलुरु में है और अपनी चोट का इलाज करवा रहे हैं। दोस्तों, ऐसा कहा जा रहा है कि अगर उनकी चोट ठीक नहीं होती है तो वे 2 नवंबर को मुंबई में श्रीलंका और 5 नवंबर को कोलकाता में साउथ अफ्रीका के खिलाफ होने वाले मैच से भी बाहर रह सकते हैं। हालांकि अभी तक भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने इसकी पुष्टि नहीं की है। दोस्तों, हार्दिक पांड्या को बांग्लादेश के खिलाफ 19 अक्टूबर को पुणे में खेले गए मैच में चोट लगी थी। 9वें ओवर की तीसरी बॉल पर उनका टखना मुड़ गया था। वह क्रीज पर ही बैठ गए थे। चोट ज्यादा होने की वजह से वे बाकी का मैच नहीं खेल पाए थे। उनका ओवर भी विराट कोहली ने ही पूरा किया था। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। एक हफ्ते में 50% तक महंगा हुआ प्याज, नहीं रंग ला पाई सरकार की TOP स्कीम। जी हां दोस्तों, टमाटर के बाद अब प्याज के दाम लोगों के आंखों से आंसू निकालने की तैयारी में है। राजधानी दिल्ली के रिटेल मार्केट में प्याज 50 से 60 रुपए प्रति किलो में बिक रहा है, जबकि एक हफ्ते पहले 30 से 40 रुपए प्रति किलो में प्याज मिल रहा था। एक हफ्ते में 50% तक प्याज महंगा हो चुका है और दिसंबर में नई फसल के आने से पहले महंगे प्याज से राहत मिलने की संभावना नहीं नजर आ रही है। प्याज की कीमतों में बढ़ोतरी का सिलसिला अगले कुछ दिनों तक जारी रह सकता है। दोस्तों, सरकार ने अपने बफर स्टॉक के NCCF और नेफेड के जरिए प्याज बेचने का ऐलान किया था। सरकार प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड के जरिए प्याज का बफर स्टॉक भी खड़ा कर रहा है, जिससे प्याज की कीमतों में तेज उछाल से आम उपभोक्ताओं को राहत दी जा सके। प्याज के एक्सपोर्ट पर नकेल कसने के लिए 40% का एक्सपोर्ट ड्यूटी भी लगा दिया गया है, पर इसके बावजूद रिटेल मार्केट में प्याज की कीमतों में बढ़ोतरी का सिलसिला लगातार जारी है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। यहाँ ट्रांसजेंडर समुदाय को मिली बड़ी जीत, इस काम के लिए नहीं होगी नसबंदी। जी हां दोस्तों, जापान के सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को फैसला सुनाया कि ट्रांसजेंडर लोगों को आधिकारिक तौर पर अपना जेंडर बदलने के लिए नसबंदी सर्जरी कराने की आवश्यकता वाला कानून असंवैधानिक है। यह फैसला ऐसे समय में आया है जब जापान में LGBTQ+ समुदाय के लोगों से जुड़े मुद्दों को लेकर जागरूकता बढ़ गई है। इस फैसले को समुदाय के लिए बड़ी जीत के तौर पर देखा जा रहा है। टॉप कोर्ट की 15 जजों की ग्रैंड पीठ का यह फैसला 2023 के इस कानून की संवैधानिक वैधता पर पहला फैसला है, जिसके तहत सरकारी मान्यता प्राप्त लिंग परिवर्तन के लिए प्रजनन अंग हटवाना जरूरी था। अंतर्राष्ट्रीय अधिकार संगठन और मेडिकल ग्रुप्स इस कानून को अमानवीय और पुराना करार देते हुए लंबे समय से इसकी आलोचना कर रहे थे। बेंच ने एक वादी द्वारा पारिवारिक रजिस्ट्री की जेंडर कैटेगरी में उसका लिंग जैविक रूप से निर्दिष्ट रूप से बदलकर महिला करने के अनुरोध वाली याचिका पर यह फैसला सुनाया। निचली अदालतों ने याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद उसने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। शेयर बाजार में मचा कोहराम, सेंसेक्स 900 और निफ्टी 265 अंक गिरकर हुआ बंद। निवेशकों के 3 लाख करोड़ रुपए हुए स्वाहा। जी हां दोस्तों, इस हफ्ते लगातार तीसरे ट्रेडिंग सेशन और अक्टूबर के मंथली एक्सपायरी के दिन भारतीय शेयर बाजार में जबरदस्त गिरावट देखने को मिली। निवेशकों की बिकवाली और बाजार के बिगड़े मूड के चलते सेंसेक्स 1000 तो निफ्टी 300 अंक नीचे जा फिसला। मिड कैप इंडेक्स में गिरावट का सिलसिला आज भी जारी रहा। NSE का मिड कैप इंडेक्स 900 अंक नीचे जा फिसला। कारोबार खत्म होने पर BSE सेंसेक्स 900 अंकों की गिरावट के साथ 63,148 और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 265 अंकों की गिरावट के साथ 18,857 अंक पर क्लोज हुआ, जबकि इस गिरावट के चलते निवेशकों को 3 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। दोस्तों, आज के ट्रेडिंग सत्र में बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक्स में जोरदार मुनाफा वसूली देखने को मिली, जिसके चलते निफ्टी बैंक 552 अंक यानी कि 1.29% की गिरावट के साथ 42,280 अंकों पर बंद हुआ। इसके अलावा ऑटो, IT, फार्मा, MFCG, मेटल्स, एनर्जी, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, हेल्थ केयर, ऑयल एंड गैस सेक्टर के स्टॉक्स गिरावट के साथ बंद हुए। मिड कैप और स्मॉल स्टॉक्स में गिरावट का सिलसिला आज भी जारी रहा। मिड कैप इंडेक्स 1.16% यानी कि 448 अंकों की गिरावट के साथ 38,116 अंकों पर क्लोज हुआ, जबकि स्मॉल कैप इंडेक्स 42 अंकों की गिरावट के साथ 12,930 अंक पर बंद हुआ। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। BCCI ने शुरू की IPL 2024 की तैयारियां, ऑक्शन की डेट आई सामने। जान लीजिए कहां हो सकती है खिलाड़ियों की नीलामी। जी हां दोस्तों, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि IPL 2024 के 17वें एडिशन की तैयारियां शुरू कर दी है। BCCI IPL के साथ साथ महिला प्रीमियर लीग WPL की रूपरेखा भी तैयार कर रहा है। ऐसी खबर है कि IPL और WPL की आगामी सीजन के लिए खिलाड़ियों की नीलामी दिसंबर में हो सकती है। IPL 2024 के लिए खिलाड़ियों की नीलामी विदेश में होने की उम्मीद है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड खिलाड़ियों की नीलामी का आयोजन 15 से 19 दिसंबर के बीच करा सकता है। वेबसाइट क्रिकबज के मुताबिक IPL 2024 के लिए खिलाड़ियों की नीलामी दुबई में आयोजित हो सकती है। इस दौरान महिला प्रीमियर लीग के दूसरे एडिशन के लिए भी खिलाड़ियों की नीलामी होगी। BCCI महिला खिलाड़ियों की नीलामी का आयोजन देश में 9 दिसंबर को करा सकता है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। 61,000 के करीब पहुंचा सोना अक्टूबर में। अब तक ये 3,000 से ज्यादा हुआ महंगा। चांदी भी 71,360 रुपए पर जा पहुंची। जी हां दोस्तों, 26 अक्टूबर को सोने चांदी की दामों में तेजी देखने को मिली है। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन यानी कि IBGA की वेबसाइट के मुताबिक सराफा बाजार में 24 कैरेट सोने का दाम 324 रुपए बढ़कर 60,888 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। वहीं 18 कैरेट सोने की कीमत 45,666 रुपए हो गई है। वहीं दोस्तों, चांदी भी आज 356 रुपए चढ़कर 71,360 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। इससे पहले यह 71,004 रुपए पर थी। एक्सपर्ट्स के अनुसार आने वाले दिनों में इनकी कीमत में और भी तेजी देखने को मिल सकती है।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, दिल्ली में AQI 250 तो मुंबई में 139 पहुंचा। 25 साल पहले देश के 30% इलाकों में प्रदूषण नहीं था, अब ऐसे इलाके सिर्फ 9% हैं। जी हां दोस्तों, देश में प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है। दोस्तों मौसम की बात करें तो मौसम के सर्द होने के साथ हवा में स्मोक दिखने लगा है। गुरुवार सुबह दिल्ली में AQI यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स 256 और मुंबई में एयर क्वालिटी इंडेक्स 139 दर्ज किया गया। ये आंकड़े सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च ने जारी किए हैं। IIT दिल्ली ने ट्रिप सेंटर की रिपोर्ट के मुताबिक 25 साल पहले देश के 30% इलाकों में प्रदूषण नहीं था। उस समय किसी भी शहर में 100 से ज्यादा AQI दर्ज नहीं होता था। अब 11% से अधिक आबादी 100 से अधिक AQI वाले शहरों में रह रही है। रिपोर्ट के मुताबिक मध्य भारत के 14 शहरों में पुणे ऐसा शहर है जहां 25 साल में प्रदूषण सालाना रूप से 104% बढ़ गया। वहीं रायपुर में 58%, रांची में 98%, इंदौर में 74%, भोपाल में 75% वायु प्रदूषण बढ़ा है। हालांकि इसी बीच मुंबई में 26% तो दिल्ली में 38% प्रदूषण की बढ़ोतरी हुई है। पश्चिमी क्षेत्र में भी राहत है। पिछले 25 साल में जयपुर में 30% तो अहमदाबाद में 23% ही प्रदूषण बढ़ा है। अब महज 9% इलाके ही ऐसे बचे हैं जहां पर प्रदूषण नहीं है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, नेताओं के खिलाफ ईडी के छापों पर बेफरी ममता बनर्जी, कहा बीजेपी खेल रही है गंदा खेल। जी हां दोस्तों, ममता बनर्जी ने चुनाव से पहले देश भर में विपक्षी दलों के नेताओं के खिलाफ ईडी की छापेमारी को लेकर बीजेपी को निशाने पर लिया है। विपक्षी नेताओं के खिलाफ ईडी के छापे पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बिफर उठी है और इसे लेकर बीजेपी को आड़े हाथों लिया है। ममता ने कहा है कि बीजेपी गंदा खेल खेल रही है। ममता बनर्जी ने कहा कि मैं पूछना चाहती हूं कि क्या बीजेपी के किसी नेता के घर पर ईडी की एक भी छापेमारी हुई है। भाजपा कहती है कि वह सबका साथ सबका विकास चाहती है, लेकिन वास्तव में इसका मतलब सबका साथ सबका सत्यानाश है। पाठ्य पुस्तकों को लेकर NCERT की सलाह पर ममता बनर्जी ने कहा कि अचानक वे इंडिया शब्द बदलने के लिए परिपत्र जारी कर देते हैं क्यों। केंद्र के नोटबंदी, GST आदि फैसलों पर ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी मोहम्मद बिन तुगलक की तरह इतिहास बदलने की कोशिश कर रही है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, ईडी ने आज ही मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राजस्थान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के घर पर छापेमारी की। वहीं एक पुराने मामले में CM अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को भी पूछताछ के लिए समन जारी किया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मैक्सवेल के शतक के शोर में खोया डेविड वार्नर का रिकॉर्ड, क्रिस गेल के पहुंचे करीब। जी हां दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया ने नीदरलैंड्स के खिलाफ शानदार प्रदर्शन करते हुए दिल्ली में 309 रनों से जीत दर्ज की। ऑस्ट्रेलिया की जीत में डेविड वार्नर और ग्लेन मैक्सवेल ने अहम भूमिका निभाई। इन दोनों ने ही शतक जड़े, लेकिन ज्यादा चर्चा मैक्सवेल की हुई। मैक्सवेल ने विश्व कप इतिहास का सबसे तेज शतक लगाया। वहीं वार्नर ने भी शतक लगाकर कई रिकॉर्ड तोड़े। उन्होंने दिल्ली में एक खास उपलब्धि अपने नाम कर ली। वार्नर ने वनडे में बतौर ओपनर 22वां शतक लगाया। वनडे में बतौर ओपनर सबसे ज्यादा शतक लगाने का रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर के नाम दर्ज है। सचिन ने 45 शतक लगाए हैं। रोहित शर्मा दूसरे नंबर पर हैं। रोहित के बल्ले से 29 शतक निकले हैं। संजय सूर्या 28 शतकों के साथ तीसरे नंबर पर हैं। वहीं हाशिम अमला चौथे नंबर पर है, उन्होंने 27 शतक जड़े। वहीं दोस्तों क्रिस गेल ने 25 शतक लगाए हैं, वे 5वें नंबर पर है और वार्नर अब गेल के करीब पहुंच गए हैं। वार्नर ने 22 शतक लगाए हैं, वे गेल से सिर्फ 3 शतक दूर हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मुख्तार अंसारी की फिर से बड़ी मुश्किलें। 13 साल पुराने केस में दोषी करार, शुक्रवार को सुनाई जाएगी सजा। जी हां दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से है, जहां माफिया मुख्तार अंसारी की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ती हुई दिख रही है। दरअसल दोस्तों मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर से जुड़े एक मामले में MP MLA कोर्ट ने दोषी करार दिया है। इस मामले में कोर्ट अब शुक्रवार को सजा का ऐलान करेगी। मामला वर्ष 2010 का है, जहां करडा थाने में मुख्तार अंसारी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में केस दर्ज किया गया था। मुख्तार अंसारी केस के गैंग चार्ट में शामिल था। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, इससे पहले ईडी ने 14 अक्टूबर को मुख्तार अंसारी के गाजीपुर और मऊ में स्थित कुछ संपत्तियों को मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत जब्त किया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट में भी मुख्तार अंसारी की जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई थी। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, मुख्तार अंसारी ने कांग्रेस नेता अजय राय के भाई अवधेश राय की हत्या में मिली उम्र कैद की सजा के खिलाफ अर्जी दाखिल की है। इसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निचली अदालत के रिकॉर्ड तलब किए हैं। याचिका में निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी गई और सजा को रद्द किए जाने की अपील की गई है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, कतर ने 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों को सुनाई सजाए मौत। भारत सरकार बोली हम फैसले से हैरान, उन्हें छुड़ाने के लिए कानूनी रास्ते खोज रहे। जी हां दोस्तों, कतर की एक अदालत ने भारत के 8 पूर्व नौसैनिकों को मौत की सजा सुनाई है। ये 1 साल से कतर की अलग अलग जेलों में कैद हैं। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक भारत सरकार ने इस पर हैरानी जाहिर की। उन्हें छुड़ाने के लिए कानूनी रास्ते खोजे जा रहे हैं। विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि हम जजमेंट की डिटेलिंग का इंतजार कर रहे हैं। कतर सरकार ने 8 भारतीयों पर लगे आरोपों को सार्वजनिक नहीं किया है। कतर में जिन 8 पूर्व नौसैनिक अफसरों को मौत की सजा सुनाई गई है, उनके नाम कैप्टन नवतेज सिंह गिल, कैप्टन सौरभ वशिष्ठ, कैप्टन वीरेंद्र कुमार वर्मा, कमांडर पूर्णेंदु तिवारी, कमांडर सुगनांकर पाखला, कमांडर संजीव गुप्ता, कमांडर अमित नागपाल और सेलर रांगेश है। दोस्तों कतर की इंटेलिजेंस एजेंसी के स्टेट सिक्योरिटी ब्यूरो ने इंडियन नेवी के 8 पूर्व अफसरों को 30 अगस्त 2022 को गिरफ्तार किया था। हालांकि भारतीय दूतावास को सितंबर के मध्य में पहली बार इनकी गिरफ्तारी के बारे में बताया गया। दोस्तों कतर सरकार ने 8 भारतीयों पर लगे आरोपों को अब तक सार्वजनिक नहीं किया है। हालांकि सोलिसिटर कन्फोर्मेंट में भेजे जाने से यह चर्चा है कि उन्हें सुरक्षा संबंधी अपराध के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल खबर में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिएगा न्यूज समय तक और दीजिए यानी हमें यानी कि अमन त्रिवेदी को इजाजत। नमस्कार।